गुलजान मेहमानों के लिए चाय का इंतज़ाम करवाने का सोचकर ज़ोहर की नमाज के बाद कमरे से निकलने लगी। दरवाज़ा खोला तो सामने खान नाज़र खड़े थे। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके रूम में रेस्ट कर लूँ, वो इजाज़त तलब थे। गुलजान हैरान हुई, उनके ही रूम में क्यों? वो चेहरे पर सवाल पड़ गए। मर्दान खाने में लड़के हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मेरे रूम में खानी के मेहमान बैठे हैं, वो वजाहत दे रहे थे। सर दर्द से फटा जा रहा था। उनके चेहरे पर थकन देखकर गुलजान बेसाख्ता साइड पर होती उनको अंदर आने का रास्ता दे गए। सर दबा देंगी गुलजान, वो जाने लगी, मगर खान नाज़र हाथ थाम कर एक और इल्तजा लबों पर ले आए। कोई शक नहीं रहा था कि वो तवज्जो तलब है। अब उनका वक्त चाहिए था, अब उनकी ज़रूरत थी। और गुलजान उनसे इनकार नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ इनकार। और शायद हर अगली बार आने वाले वक्त में उन्हें भी खान नाज़र की ज़रूरत थी, उनके सहारे और तवज्जो की। गुलजान के पुरसोच तासुरात और दरवाजे पर जमे कदम खान नाज़र के गिर्द मायूसी का दायरा फैला गए। धीरे से हाथ छोड़ा और बेड पर जाकर लेट गए। आंखें बंद की तो ज़मानों की थकन वजूद में उतरती महसूस हुई। माथे पर नम लम्स महसूस हुआ तो आंखें खोलकर नज़र घुमाई। करीब बैठी गुलजान सर झुकाए उनका सर दबा रही थी। वो गुलाब थी जो कांटों से भी निबाह किए जाता है, जो खुद में नरमी रखता है मगर कांटों को करीब रहने से मना नहीं करता। कभी कभी माफ़ी से ज़्यादा की तलब होने लगती है, माफ़ी के बाद मोहब्बत और बाकी बचा ताल्लुक़, मगर बहाली मुमकिन नहीं। गुनाह जो ऐसे कर बैठा हूँ। वो खामोश नज़रें गुलजान के शफाफ चेहरे पर टिकाए थकन ज़दा लहजे में बोल रहे थे, हाय पछतावा। रग रग में पछतावे के साथ हसरतें बहने लगीं। माफ़ी है, इज़्ज़त है, एहतराम बहाल हो जाएगा तो मोहब्बत की ज़रूरत भी कहाँ रहती है। गुलजान धीरे से बोली तो वो आह भर कर रह गए, आपके अंदर का खालीपन मुझे खोखला कर रहा है। काश पहले एहसास कर लेता, या ये एहसास अब भी ना होता। अपने अंदर बढ़ते सन्नाटों से वो भी बौखला गए थे। अब गुलजान मुस्कुराई और खाली खुली मुस्कान थी, खाली खुली मुस्कान। हसरतें आहें भरने के लिए होती हैं, ये काश कभी खुश नहीं रहने देता। वो ढके छुपे अल्फाज में जता गए, अब फ़ायदा नहीं। वो समझ गए, चुप रहे। क़यामत के रोज़ मेरा गिरेबान नहीं पकड़ना गुलजान, अल्लाह के इंसाफ से डर लगता है। अपने गुनाहों और आपके खालीपन का सबका हिसाब देना होगा मुझे। खसारा मेरे हिस्से में आ रहा है, सारे का सारा खसारा। उनकी आंखें नम हुई। गुलजान पर यकदम दर्द किसी कैफियत उतर आई थी। जो दर्द झेलता है अमूमन वो ऐसी सज़ा देने से भी डर जाता है। खान नाज़र की अजियत उनको शिद्दत से महसूस हुई थी। उनकी पेशानी पर रखा हाथ कप कप आ गया। अल्लाह आपको माफ़ करे, उनके दिल से दुआ निकली। खान नाज़र की नज़र उन पर ठहर गई। वो ऐसे होते हैं आला ज़र्फ़ लोग, ये तो आदात होती हैं मोमिनीन में। लोग कहते हैं अल्लाह माफ़ कर देता है क्योंकि वो तो फिर अल्लाह है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर देते थे क्योंकि वो तो पैगंबर थे अल्लाह के। हम आम इंसान, हमारा ज़र्फ़ छोटा, नीयत खोटी, हमारा दर्द पर हमें लगता है कि ज़्यादा बड़ा है सबसे। हम माफ़ी का सोचने से पहले ही सोच लेते हैं कि हम माफ़ कर ही नहीं सकेंगे। बस चंद लोग जो जान गए कि अल्लाह की सिफ़ात इंसान भी अपना सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिर्फ इंसान के लिए मिसाल है कि वो चाहे तो माफ़ भी कर सकता है। बस वही चंद लोग जो मोमिनीन की सफ़ में होंगे, आला ज़र्फ़ और रोशन दिल वाले, अल्लाह से अजर की लालच में अपनी तकलीफ़ तक भुला देने वाले। दुनिया तो फ़ानी है, सामान तो आखिरत का करना चाहिए, एहतमाम तो आखिरत का करना चाहिए। गर कर लें तो कामयाब हैं। खान नाज़र भी यकटुक गुलजान को देख रहे थे। भीगी आंखों वाली मेहरबान औरत, ज़िंदगी तकालीफ में गुजार दी, मगर जो अपना अजर सोचती थी तो दिल में सकून भर जाता था। अकीदत से उनका हाथ चूमकर लबों से लगाया। खाली वजूद एहसास से भर जाए तो ज़िंदगी मुकम्मल है। गुलजान भी एहसास से भर चुकी थी, वो भी एहसास से भर जाना चाहते थे। उठकर गुलजान के गिर्द बाजू फैलाकर खुद से लगाया, मेरी ज़िंदगी पर एहसान किया है गुलजान, आज आपकी दुआ से लगा जैसे माफ़ी मिल गई। मैं अपने गुनाह भूल नहीं रहा, मगर ज़रा बेसकूनी को सकून आ गया। मेरे जैसे कम ज़र्फ़ इंसान को अल्लाह ने आप जैसा तोहफ़ा दिया जिसकी मैंने कदर नहीं की, ज़ाया किया और खाली हाथ हुआ, मगर आपने वो हाथ भी खाली नहीं रहने दिए, उनमें माफ़ी की डोर थमा दी। वो नरमी से गुलजान का सर थपकते भीगे लहजे में बोल रहे थे और ये लफ्ज़ शिफा जैसे थे, इनाम जैसे थे। गुलजान को अल्लाह की रज़ा चाहिए थी। जिस औरत से उसका खामद राज़ी हो, दुआ दे, वो औरत जन्नती है। वो भी जन्नत की उम्मीद रख बैठी। शाम होने से पहले ही सब दावर की बारात खटक हवेली ले गए। निकाह पढ़ाकर जल्दी से वापसी हुई। पूर्वा तब तक ब्यूटिशन से तैयार हो चुकी थी। बारात के वापस आने का सुना तो फसाद डाल दिया, मुझे छोड़कर चले गए, मुझे भी जाना था। उसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। प्रिहान बौखला गई, तुम्हारी भी शादी है, हम दुल्हन को कैसे लेकर चले जाते कहीं और।
प्रिहान ने परेशान होकर उसे देखा। जितना वो जलील कर रही थी उसे यकीन था कि शादी का फैसला जल्द ले लिया गया। पूर्वा बहुत घबरा रही थी। तो मुझे आज नहीं दुल्हन बनाना था ना, वो मुंह फुलाकर बोली, ऐसे जैसे सदमा लगा, जैसे बहुत अहम मौके पर अब उसकी शिरकत नहीं करवाई गई, यानी शादी में नहीं ले जाया गया तो बहुत बुरा किया बेटा। फिर कभी सना बेगम ने उसे बहलाना चाहा, अब तो कोई शादी करने वाला भी बाकी नहीं रहना, कोई फ़ायदा नहीं। वो रोने लगी। सब उस पर हंस रहे थे मगर चेहरे छुपा लिए कि वो महसूस ना कर जाए। खान यूसुफ तो हैरान थे। बड़ी अनोखी लड़की थी, उसे अपनी शादी के अलावा हर बात की फिक्र सता रही थी। मैं फिर से शादी कर लूँगा। मूसा ने उस पिंक ट्वीटी को इतने वक्त बाद पुराने रूप में देखा था। शरारत से दिलासा दिया तो जरशे को देखने लगी। डिस्टर्ब है पूर्वा, क्या कोई बात हुई है? खानजादा ने आहिस्ता आवाज़ में प्रिहान से सवाल किया। मामा बाबा याद आ रहे हैं। प्रीसा आपी से बात करवाई तो रो पड़ी। आनी से अटैच थी। प्रिहान खुद रूहान सी हो रही थी। वो गहरा सांस भरकर रह गया। कुछ रिश्तों की कमी हर अहम मौके पर सताती है। ईसा दोस्तों के साथ बैठा था। पूर्वा को चुप करवाकर उसकी और मिरहा की रस्में की गईं। वो भी बहल गई। दावर आते ही मर्दान खाने में जा चुका था। मिरहा परेशान सी हाथ मसल रही थी। रिवायती भारी लिबास पहने दोनों दुल्हनें निहायत हसीन लग रही थी। मिरहा दराज कद और कदरे भरे भरे जिस्म वाली लड़की थी। सर झुका हुआ था मगर कंधों पर भारी लिबास का बोझ बर्दाश्त कर सकती थी। वो सुर्ख आतिशी लिबास में गोरा रंग उसका दमक रहा था, जबकि पूर्वा नाजुक सी कोमल लड़की थी जिससे ना लिबास का बोझ संभाला जा रहा था, ना जेवरात का। कंधे गिराए थकन से पहलू बदलती बेचैन हो रही थी। लाउंज में दोनों को बिठाए एक अरसे बाद पुरानी रौनक लगी हुई थी। हंसी मजाक और हल्ला गुला। रिश्तेदार लड़कियां दुल्हनों से मजाक कर रही थीं, जिन पर मिरहा शर्मा कर सर झुका देती, कभी मुस्कुरा कर सर हिला देती, मगर पूर्वा सबको ऐसे देख रही थी जैसे खलाई मखलूक हो और ज़मीन पर उतर आई हो। थकन ऐसी सवार थी कि कोई मजाक न समझ आ रहा था, न उनकी बातें समझ आ रही थी। रियाज सफ़ेद कॉटन का कुर्ता पहने मचल मचल कर सबके पास जा रहा था। एक एक चेहरे का मुआयना किया, जेवरात चेक किए, मेकअप की तहों में सबके चेहरे पहचानने की कोशिश की। थक कर नहीं दे रहा था। प्रिहान ने 2-3 बार सुलाने की कोशिश की तो इतनी चीखें मारी कि वो जल्दी से उठा कर ही बिठा देती उसे। रात गई महफिल चलती रही और फिर दुल्हनों की थकन के ख्याल से महफिल बर्खास्त हुई। पूर्वा को जरशे, सना बेगम और उनकी बेटियां अपने पोर्शन में रुखसत करवा कर ले गए। मिरहा को दावर के कमरे में पहुंचा दिया गया। रीमा नक्सक सी तैयार मुंह बिगाड़े खड़ी थी। तुम ठीक तो हो ना? प्रिहान ने डरते डरते पूछ लिया। वो ड्रैकुला मुझे देखे ही आंखें लाल कर जाता है। मैंने तो एक बार कह ही दिया कि खून पीना है तो जंगल का रुख करें खान साहब, बस फिर क्या था? बस नहीं चल रहा था कि मेरी गर्दन मरोड़ दे। उसे अदब खान नहीं बेजार खान कहा करो। कुछ अपने खानजादा से ही सीख ले। कैसे आते जाते तुम्हें देखते शोखियाँ मार रहे हैं। रीमा तो शुरू ही हो गई। प्रिहान खिफत ज़दा सी उसे देखने लगी। उसकी आंखें हर जगह घूमती थी। तुम अपने अदब खान पर नज़र रखो तो बेहतर है। हदीर को क्यों घूर रही हो? प्रिहान ने नाक चढ़ा कर कहा। अल्लाह ना करे मैं क्यों घूरने लगी तुम्हारे उस शहजादे को? वो साहब खुद ही तुम्हें घूरने में मसरूफ़ हैं। साथ बैठी हूँ, अंधी नहीं हूँ मैं। वैसे प्रिहान, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, शुक्र करती हूँ इतना हैंडसम बंदा अक्ल से पैदल है, तभी तुम्हारे नसीब फूटा और दिल भी लग गया उसका। रीमा की चलती जुबान का कोई बटन नहीं था कि बंद हो। प्रिहान मुखातिब करके पछताई। मेरा बहुत परेशान है। पागल को समझाया भी कि दावर भाई खुश हैं। प्रिहान ने बात घुमाई। तुम्हारे खुश भाई अभी तक बैठक में बैठे मेहमानों को ताड़ रहे हैं। कोई उनको भी जाकर बताए। उनका एक अदद कमरा है जहाँ एक हसीन बीवी का इजाफा हो चुका है। रात वहीं ना गुजार बैठे मेहमानों में। रीमा ने बात बदल कर भी ताक कर निशाने लगाए। प्रिहान रूहानसी हो गई थी। किसी ने सुन लिया तो? तुम जरा शर्म कर लो रेम। अब क्या दुल्हनों के कमरों में जाने का भी हिसाब रखोगी? अब क्या दुल्हों के कमरों में जाने का हिसाब भी रखोगी? चले जाएंगे, तुम्हें क्यों जल्दी है? दबी दबी आवाज़ में टोका। मुझे क्यों जल्दी होगी? हमारे यहाँ तो लड़के पकड़ पकड़ कर दरवाजे से पीछे करके मुश्किल से नेक देते हैं। यहाँ लड़के खुद दरवाज़ों पर पहुँच कर नहीं दे रहे। रीमा ने नाक चढ़ाकर हूँ जैसा अंदाज अपना। अच्छा ठहरो, ज़रा बाहर टांग झाँक करके आओ। ये बदतमीज़ बेअदब खान है कहाँ आखिर? रीमा ने बाल झटक कर कहा और प्रिहान के रोकने से पहले उठकर चली गई। या अल्लाह, इस शादी में अदब खान भाई का बीपी हाई करके ही वापस जाएगी ये लड़की। प्रिहान ने बेचारगी से नफी में सर हिलाया। ऐसी ही जुबान दराजियाँ वो अदब खान के सामने भी कर रही थी और वो जब्त कर रहा था। खान यूसुफ की गोद में रोते रियाज के पास गए। वो अब थक चुका था, अब सोना मजबूरी थी। वो चाहता नहीं था मगर आंखें बंद हो रही थीं और इसीलिए रोना धोना मचा रखा था अब उसने। वो कमरे में बैठी नर्वस हो रही थी। ख्वाबनाक सा माहौल और गुलाबों की खुशबू से माहौल मुअत्तर हो रहा था, मगर वो ये सब महसूस करने में नाकाम हो रही थी। दिमाग पर खान दावर का गुस्सा सवार था। जाने वो राज़ी होगा या नहीं। उसे यकीन हो गया था कि वो राज़ी
राज़ी नहीं था उससे शादी पर। उसे घर वालों के सामने सर झुकाना पड़ा था। उनकी हवेली में भला कब लड़कियों से उनकी मर्ज़ी पूछी जाती थी जो मिरहा से पूछते। उसने सर झुका दिया और खानदावर को मजबूर कर दिया गया। शादी हो गई, अब उनका क्या मुस्तकबिल होगा। दरवाज़ा खुलने की मध्यम आवाज़ पर वो संभल कर बैठी। दिल तेज़ तेज़ धड़धड़ाने लगा। माथे पर नन्ही नन्ही बूंदे पसीने की महसूस करके लरसते हाथ से माथा छुआ तो चूड़ियों की छनक से ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते खानदावर ने रुक कर उसे देखा था। शोक सुर्ख रंग का लिबास, सर झुकाए वो उसकी मुंतज़िर थी। वो गहरा सांस भरकर उसके पास जा खड़ा हुआ, एक सरसरी नज़र उस पर डाली, झुककर साइड टेबल की दराज से मखमली केस निकाला। तुमने घर वालों को इनकार नहीं किया था? वो उसके सामने बेड पर ज़रा टिक कर उससे सवाल करने लगा तो मिरहा ने नज़र उठाकर उसे देखा। संजीदगी भरा चेहरा और सपाट तासुरात। वो रोने वाली हो गई। गुलजान कहती थी वो बहुत नरम मिजाज है। मिरहा को आज उस नरम मिजाज शख्स से शदीद डर लग रहा था। दावर ने उसका चेहरा देखा, पसीने की बूंदें और हवास बागता चेहरा। उसने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मैं इनकार कर देती, लेकिन किसी ने पूछा नहीं मुझसे। मेरा यकीन करें, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब। ये बढ़ते हाथ पर वो पीछे होकर आंखें मीचती तेजी से सफाइयाँ देने लगी। मैं इनकार कर देती, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं। मेरा यकीन करें, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब। उसके बढ़ते हाथ पर वो पीछे होकर आंखें मीचती तेजी से सफाइयाँ देने लगी। वो रुक सा गया, हाथ पीछे खींच लिया और जबड़े भींच लिए। चेंज कर लो, रिलैक्स हो जाओ, थक गई होगी, वो सख्ती से कहता। मखमली केस उसके सामने कर उठा और फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। मेरा सांस बहाल करती कपकपाता वजूद संभाले बेड से उतरी। एक नज़र उस डब्बी को देखा। यकीनन मुंह दिखाई थी, मगर देने वाले को शायद उसके चेहरे पर कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने केस उठा लिया और भारी लिबास संभाल कर ड्रेसिंग के सामने बैठ गई। उसने अपने लिए कभी कोई अच्छा मुस्तकबिल या कोई शहजादा नहीं सोचा था, मगर उसकी सोच की आखिरी हद तक भी ये बात नहीं थी कि उसे एक सर्द मिजाज सा शहजादा ही मिलेगा, मगर वो अनचाही होगी। आंखों में तैरता पानी रुखसारों पर पहुंचता चेहरा भिगो रहा था। वो जेवर उतार कर दुपट्टे की पिंस छीन कर उतारती सिसकने लगी। लंबे स्याह बाल खुलकर पुष्प पर लहराने लगे। झुककर पायल उतारती वो बुरी तरह रो पड़ी। वॉशरूम से चेंज करके निकलते दावर ने उसकी रोती आवाज़ सुनकर बेचैनी से पहलू बदला। कोई परेशानी है? उसके पास रुककर वो नरमी से पूछने लगा तो वो झटके से सीधे होती, लब दांतों तले दबाती सिसकी को दबा गए। खान दावर ने गहरा सांस अंदर उतार कर खुद को कंट्रोल किया। ड्रेसिंग टेबल पर रखा मिरहा का हिनाई हाथ थाम कर उसे अपने सामने खड़ा किया तो वो लड़खड़ा कर सीधी हुई, घबराते हुए उसे देखने लगी। रोया रोया भीगा सा चेहरा और आंसुओं से भरी आंखें देखकर दावर ने नफ़ी में सर हिलाया। यहाँ वो बात करनी है। उसे थाम कर बेड के पास लाया। वो नासमझी से बेड पर बैठती उससे फासला कायम कर गई। अब यकीनन वो अपनी नापसंदीदगी का इजहार करने वाला था। मिरहा ने खुद को तैयार किया। देखो मिरहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उसके पहले ही जुमले पर मिरहा ठिठक गई। मैंने बहुत कोशिश की सबको समझाने की, मगर ये जो हदीर है ना, वो बेबसी से जुमला अधूरा छोड़ गया। मिरहा हैरान सी उसे देख रही थी। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम यंग हो, प्यारी हो, यू डिज़र्व बेटर दैन मी। हमारा एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। वो खिफ़त ज़दा सा बोल रहा था। मिरहा का दिल यकदम धड़का। तो वो अनचाही नहीं थी। वो सामने बैठा शानदार शख्स जो किसी भी लड़की की चाह हो सकता था, वो खुद को मिरहा के काबिल ही नहीं समझ रहा था। इस सदी का सबसे बड़ा हैरान कुन वाक़या था ये। 8 साल। मिरहा यकदम बोली तो वो चौंक गया। 8 साल का फ़र्क है, बस इतना ही। आप गलत समझ रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं। मिरहा के मध्यम जुमले पर वो अफसुर्दगी से मुस्कुराया। मेरा दिल रखने का शुक्रिया। उसका रुखसार नरमी से थपथपाकर वो बोला। ये हरकत उसने बिल्कुल गैर इरादी तौर पर की, मगर मेरा शर्म से सुर्ख हुई। मगर मैं अपनी खामियों से वाकिफ़ हूँ। मुझ में कमी है। मैं इस काबिल होता तो मुझे छोड़ कर ना जाती, जिसके साथ मैंने 7 साल ज़िंदगी के गुजारे। शादी के बाद बेऔलादी के बावजूद अच्छे से गुजारे वो साल। मैंने उसे कभी बेऔलाद होने का ताना नहीं दिया। हर मुमकिन मोहब्बत दी, खुशी दी, लेकिन मैं खुश रखने में नाकाम हुआ। मैं वो सब दोहराना नहीं चाहता था। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। मोरे को भी समझाता रहा हूँ। मैं मैरिड और बड़ा हूँ। कम से कम कोई बेवा या मुतलका लड़की से ही शादी कर देते। तुम्हारे साथ तो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए थी। वो तासुब से मिरहा को देखने लगा तो वो शॉक्ड सी बैठी थी। उसकी नज़र में कोई उससे ज़्यादा अजीम नहीं हो सकता था। और वो क्या बोल रहा था? जिसने मर्द होकर बेऔलाद बीवी के साथ सब्र से निबाह किया हो,
وہ تعصب سے مرحا کو دیکھنے لگا۔ وہ تو شاکڈ سی بیٹھی تھی۔ اس کی نظر میں اس سے زیادہ کوئی عظیم نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ کیا بول رہا تھا؟ جس نے مرد ہو کر بے اولاد بیوی کے ساتھ صبر سے نباہ کیا، اس سے زیادہ کون اچھا ہوگا؟ خان صاحب، میں اس رشتے سے خوش ہوں۔ مرحا نے ہمت کر کے اس سے اپنے دل کی بات کہی تو وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ مرحا جانتی تھی اسے وضاحت دینی ہوگی،